आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 है, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। nवां पद ये दिया हुआ है, इसमें n का मान 1 2 3 4 लिख करके हम जितना चाहे उतने पद निकाल सकते हैं। तो AN बराबर 3 + 4n और दूसरा है AN बराबर 9 ऋण 5n, ये दिया गया। अब उसने क्या कहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है AN यानी nवां पद दिया है 4n। तो A1 पहला पद क्या होगा, 3 धन 4 गुणित 1, पहला पद हो गया 7। A2 यानी कि 3 धन 4 गुणित 2, 3 धन 8, 8 और 3 11। A3 बराबर 3 धन 4 गुणित 3 बराबर 3 चौक 12, 12 और 3 15। इसी प्रकार से आगे भी आएगा। तो हमारी AP क्या बन गई है, AP हो गई है 7 11 15 डैश डैश डैश। तो इसका प्रथम पद A हो गया 7, ठीक है, और D हो गया कितना 11 - 7 बराबर 4। अब उसने क्या कहा है, प्रथम 15 पदों का योग S15 बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं S15 बराबर ज्ञात करना है। तो इसको अपन क्या करते हैं, S15 की बजाय अपन यहाँ पर लिखते हैं SN वाला फार्मूला, n पदों का योग का n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 × D। तो S15 यानी कि n का मान 15 आ जाएगा, 15 भर दिया यहाँ पर, 2 गुणित a का मान 7 है हमारे पास, धन 15 - 1 और D का मान हमारे पास है 4, यहाँ से भर दिया। 15/2 7 दूनी 14 हो जाएगा, 15 में से घटाया 14, 14 गुणित 4, 14 चौक 56 होता है। आगे हम लिख देंगे 14 धन 56। तो 15/2 गुणित 56 और 14 हो जाएगा कितना, 70 हो जाएगा। 6 और 4 10 का 0 इसीलिए 5 1 6 और 7। 2 से 70 को काटेंगे तो 35 बार कट जाएगा वो, और 15 5 75 का 5 हासिल, 7 15 45, 45 और 7 हो जाएगा 52। तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा। अब 11वां प्रश्न है, यदि किसी AP के n पदों का योग, n पदों का योग अर्थात हम क्या कहते हैं SN, पढ़ते जाते हैं लिखते जाते हैं, जितना हमको समझ में आता है उतना लिखना है। n पदों का योग SN बराबर दिया 4n - n²। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 अपन क्या कहते हैं, प्रथम पद को A1 कहते हैं या A कहते हैं। और ये कह रहा है कि S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, इसके तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद ज्ञात करना है, nवें पद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि SN बराबर 4n ऋण n², तो इसमें अगर मैं 1 रखूं तो 1 पदों का योग अर्थात पहला पद ही आएगा। ठीक है, S1 बराबर n की जगह यहाँ पर 1 आना चाहिए ना, 1 का वर्ग। S1 बराबर 4 ऋण 1, तो S1 बराबर मिला 3, यानी कि प्रथम पद A या A1 या S1 बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। अब क्या चाहिए उसको, 2 पदों का योग, S2 बराबर 4 गुणित 2 ऋण 2 का वर्ग, तो ये होगा 8 ऋण 4। S2 2 पदों का योग 4 है, तो इसमें से अगर मैं पहला पद माइनस कर लूँ तो दूसरा पद आ जाएगा। अतः दूसरा पद
A2 बराबर S2 माइनस S1, यानी दो पदों के योग में से एक पद का योग या एक पद घटा लेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। 4 माइनस 3 बराबर 1। A2 बराबर 1 मिला। तो सारवंतर D क्या हो गया, A2 माइनस A1 से D निकाल लेते हैं। A2 1 है और A1 हमारा 3 है, तो D मिल गया -2। अब हमसे चाहे जो पूछ लीजिए। A3 पूछा है, A3 यानी कि A प्लस 2D, A अर्थात 3 प्लस 2D यानी कि -2, 3 माइनस 4, तो ये मिला हमको -1। A3 का वैल्यू आ गया -1। अब A10 चाहिए। A10 यानी कि A प्लस कितना D आएगा, 10 है तो 9D आएगा। A यानी कि 3, 9 इंटू D का वैल्यू -2, 3 माइनस 18, तो A10 बराबर कितना हो जाएगा, -15। और अब उसको चाहिए nवा पद, An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू 3 धन n ऋण 1 इंटू डी का वैल्यू -2। 3 ऋण 2 ऋण 2 n धन 2, 3 और 2 5 ऋण 2n, ये आपका nवा पद है। एक उत्तर यहाँ पर है, एक उत्तर यहाँ पर है, एक उत्तर यहाँ पर है। दूसरा पद भी चाहिए था उसको, दूसरा पद नहीं चाहिए था, दो पदों का योग चाहिए था और उसका प्रथम पद चाहिए था। तो पांचों राइट के स्थान पर उसके उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या होंगे वो लिखते हैं। सबसे पहले तो 6 ही होगा, फिर 12, 18, इस प्रकार से कहाँ तक, 40 पदों तक अपने को जाना होगा। तो ये एक एपी बन गई है जिसमें पहला पद 6 है और सारवंतर भी कितना होगा, 12 माइनस 6, ये भी होगा 6। n का मान होगा 40 और हमको क्या ज्ञात करना है, 40 पदों तक योग। तो चूंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम मान भर देंगे S 40/2 2a यानी 6, 40 माइनस 1 और गुणित 6। 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 मिलेगा, 6 दूनी 12 धन 39 गुणित 6, तो 20 कोष्टक में 12 धन 6 निम 54 का 4 हासिल 5 और हासिल 5 है, 6 18, 18 और 5 23, ये बन जाएगा 246। 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2 246 में 20 का गुणा करना है तो अपन 2 का गुणा कर लेते हैं और एक 0 लगा देंगे। 0 ये लगा दिया, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 6 8 और 1 हासिल का 9 और 2 दूनी 4। ये हो गया है 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल। इसी प्रकार से हम 13वां सवाल भी हल करते हैं। 13वें सवाल में थोड़ा सा पूछने का ढंग बदल दिया है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 8 के गुणज वो क्या होंगे। सबसे पहला 8 होगा, दूसरा 16, 24, इस प्रकार से कहाँ तक, 15 गुणज यानी 15 पदों तक लिख सकते हैं। पदों तक, तो इसमें भी ए हो गया 8, डी हो गया 16 माइनस 8 यानी कि 8,
n का मान हो गया 15 और क्या ज्ञात करना है, s 15 बराबर ज्ञात करना है, 15 पदों तक इसको जोड़ना है। तो चूंकि वही सूत्र हमारा Sn बराबर n बटा 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब s कितना चाहिए 15, तो 15 बटा 2, 2 गुणित a का मान 8 धन 15 ऋण 1 और फिर d का मान भी 8। यहाँ 15 बटा 2 चलेगा, 8 दूनी 16 धन 14 गुणित 8, 16 धन 14 का 8 बार गुणा, या 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 का 8 और 3 11। आगे मिलेगा 15 बटा 2 गुणित दोनों जुड़ेगा तो 6 और 2 8, 1 और 1 2 और ये 15 गुणित 128 में 2 का भाग दिया हमने, 2 छंग 12 2 छंग 8 तो 64 मिला। और इस 64 को 15 से गुणा करेंगे, 15 चौक 60 का 0 हासिल 6, 15 छंग 90 और 6 96। तो ये हो गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। ठीक है। प्रश्न 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। 0 और 50 टोटल कितनी संख्याएं हुई, 0 और 50 के बीच में टोटल 50 संख्याएं हुई। अब 50 में क्या है, सम और विषम दोनों प्रकार की हैं। तो विषम संख्याएं कहाँ से आरंभ होगी, 1 3 5 7 और कहाँ तक जाएगी, ये 49 तक जाएगी, है ना। 49 विषम है, 0 से 50 के बीच में ही लेना है। तो अब ये 49 जो है कितने नंबर का पद होगा, क्योंकि अभी अपन ने बात करी 0 और 50 के बीच टोटल 50 संख्याएं हैं। तो आधी संख्याएं सम है और आधी विषम संख्याएं हैं। तो आधी यानी कि 25 जो है हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन डेश कहाँ तक जोड़ना है, धन 49, या यूँ कह दें 25 पदों तक। ठीक है। कारण क्या है कि आधी सम है और आधी विषम है। तो ये a हो गया 1, d हो गया 3 ऋण 1 यानी कि 2 और n हो गया 25। बस और क्या है, हम लिख देंगे 0 और 50 के बीच में की विषम संख्याओं का योग Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 25 हमारा होगा 25 बटा 2, 2 गुणित 1 धन 25 माइनस 1 गुणित डी का मान हमारे पास 2 है। तो 25 बटा 2 हमारे पास चलेगा, 2 एकम 2, 24 गुणित 2। आगे हल करेंगे, मिलेगा 25 बटा 2 इन ब्रैकेट 2 धन 24 दूना 48 और हो जाएगा 25 बटा 2 गुणित 50 और 50 को काटेंगे तो 2 से 25 मिलेगा। 25 गुणित 25 हमको मिल गया क्या, 625 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। प्रश्न 15 है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। अगर कोई काम समय पर नहीं कर रहा है तो उसको जुर्माना लगाया जा रहा है, ऐसा प्रश्न बताया है। पहले दिन के लिए 200 रुपये का जुर्माना है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, 50 रुपये बढ़ गए देखो, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, यानी कि हर बार 50-50 रुपये बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें एक मेंटलिटी बना लेना चाहिए कि यह एपी का सवाल है और इसमें हर प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो है 50 रुपये बढ़ रहा है, पहले दिन से 50 रुपये और ज़्यादा लग रहा है।
एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए, पहले दिन का 100, 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, 3 दिन तक अगर वो लेट देता है तो 200, 250 और 300 मिलकर के देना पड़ेगा। 3 दिन का जुर्माना तो 200 से शुरू हुआ था, दूसरे दिन का 250 था, तीसरे दिन का 300 हो गया। तो इस प्रकार से कह रहा है प्रश्न कि 30 दिन विलंब कर देता है कोई ठेकेदार तो उसे कितनी राशि अदा करना पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जुर्माने की राशि की क्या बन रही है, एपी बन रही है। कैसे बन रही है, देखो, पहले दिन का है 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का है 300 और इस प्रकार से कितने दिन तक, 30 दिनों का जुर्माना, है ना। तो ये एपी का पहला पद है। सारवंतर प्रत्येक दिन का 50 रुपया है और 30 दिन का जुर्माना उसको चुकाना है, इसलिए n का मान 30 है। तो हम यहाँ पर S30 जो है ज्ञात कर लेंगे, सभी दिनों का जुर्माना जुड़ जाएगा क्योंकि Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा S30 बराबर 30/2, 2 गुणित 200 का मान है, 30 माइनस 1 गुणित 50 रुपये डी का मान है। 30 को 2 से काटेंगे तो हमारा 15 मिलेगा, 200 दूनी 400 हो जाएगा, 29 गुणित 50। पहले हम गुणा हल कर लेंगे, 400 धन 1 0 लगाते हैं, 5 × 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450, 1450 और 400 हो जाएगा 850, तो हो जाएगा 1850। 1850 में हम 15 का गुणा करेंगे, 15 शून्य 0, 15 5 75, हासिल 7, 15 8 120, 120 और 7 127, हासिल 12, 15 एकम 15, 15 और 12 27। तो उसे 27,750 रुपये 30 दिन के बाद जुर्माना चुकाना होगा। अब प्रश्न 16 है, इसके लिए मैं आपको एपी बना कर दे रहा हूँ, आप इसे हल करेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, जो राशि है कुल राशि कितनी है, रुपये 700 और पुरस्कार कितने हैं, 7 पुरस्कार है। इसका मतलब पुरस्कारों की संख्या अर्थात n का मान है 7। और क्या कहा गया है कि जो पुरस्कार है वो हर पुरस्कार जो है पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। यानी कि इस पिछले सवाल में 50-50 रुपये बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो पहला पुरस्कार होगा उसमें से 20 कम करने पर दूसरा पुरस्कार मिलेगा। अर्थात अगर मैं इस दूसरे वाले पद, ये वाला पद हमारा ज़्यादा है और ये कम है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंस है इस दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, -20 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक सारवंतर भी मिल गया है, सारवंतर D बराबर -20। अब उसने कहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो, यानी सातों के सातों पुरस्कार ज्ञात करना है, यानी समांतर श्रेणी के 7 पद ज्ञात करना है। तो ये कुल राशि जो दी गई है ये कुल राशि S7 है, 7 ही पुरस्कारों का योग है। ठीक है, S7 मीन्स S7 का मतलब हो गया है 2 गुणित A धन 7 ऋण 1 गुणित ऋण 20 बराबर 700।
तो यहाँ से हमको प्रथम पद मिलेगा, ये 7 पदों का योग का सूत्र लगाया है 2a + n-1 इंटू डी वाला। 2a माइनस 7 दूनी 14 यानी 140। अच्छा एक काम करते हैं ना अपन, 7 में से 1 घटाया तो 6 हो गया, और 6 में 2 का गुणा किया है तो 6 दूनी 12 यानी 120। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये a है, ये 29 नहीं है, बराबर 700। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये a है न कि 9 है। अब इसे हल करेंगे, 2a बराबर 700 धन 120। 700 और 120 हो जाएगा कितना, 820। 820 में 2 का भाग लगाएंगे हम तो हमारा a मिलेगा 820 भागी 2 कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2 0, यानी 410 रुपया प्रथम पुरस्कार है। ठीक है, अतः सभी पुरस्कार की राशि क्या मिलेगी, सबसे पहली मिलेगी 410, फिर उसने कहा 20 रुपये कम है, प्रत्येक पुरस्कार 390, फिर अगला पुरस्कार होगा 370, 350, और 350 के बाद 330। कितने पुरस्कार हुए, अभी 5 हुए हैं, 310 और 290, ये सारे पुरस्कार मिलकर के कुछ गड़बड़ है। देखिए हम इसमें n/2 को भूल गए हैं, तो यहाँ पर बाहर 7/2 भी आएगा, तो इसको मैं यहाँ पर 2/7 लिख देता हूँ, और 2/7 से कटेगा तो यहाँ मिलेगा आपको 200 मिलेगा, 100 दूनी 200, और यहाँ से इसको सुधार लेते हैं। यहाँ से सुधारेंगे इसको तो आगे मिलेगा हमको 2a बराबर 320, और 320 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 160 रुपये मिलेंगे। तो ये हमारी पुरस्कार की जो राशियाँ हैं ये सब बदल जाएगी, 7 ही पुरस्कार, इसको हम बदल लेते हैं। ध्यान रहे सूत्र जो है पूरा सही लगाना है, हमने n/2 नहीं लिखा था यहाँ पर, तो ऐसी गलती ना हो। आगे बढ़ेंगे, इसको हल करेंगे। पुरस्कार की राशि, पहली राशि 160, फिर 20 कम 140, फिर 20 कम 120, फिर 20 कम 100, फिर 20 कम 80। कितने पुरस्कार हुए, 5 हुए, अभी 60, 6 हो गए, और फिर 40। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न 17 को हल करते हैं। प्रश्न 17 को पढ़िए, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि पहली वाला 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी वाला 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी वाला 3 पेड़ लगाएगा। लेकिन क्या कहा गया है, एक अनुभाग 1 लगाएगा, दूसरी का 1 अनुभाग 2 लगाएगा, तीसरी का 1 अनुभाग 3 लगाएगा। लेकिन अगर इसमें 3 अनुभाग हुए तो 3 पेड़ लगेंगे, फिर 3 है तो 6 पेड़ लगेंगे, फिर 3 है तो 9 पेड़ लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि पहली कक्षा है तो 1 पेड़ लगेगा, दूसरी कक्षा वाला 2 पेड़, तीसरी कक्षा वाला 3 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा वाले 12 पेड़ लगाएंगे। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ध्यान रहे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली कक्षा वाला 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन 1 अनुभाग 1 लगा रहा है, दूसरा अनुभाग फिर 1 लगाएगा, तीसरा अनुभाग फिर 1 लगाएगा, तो कुल मिलाकर के 3 पेड़ लगेंगे। 3 अनुभाग है तो जितने भी पेड़ लग रहे हैं उनमें 3 की संख्या का गुणा हो जाएगा। और पेड़ कितने लग रहे हैं, कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लग रहे हैं, कि कक्षा 1 का 1 पेड़ लगा रहे हैं, दूसरी कक्षा का 2 पेड़, तीसरी कक्षा का 3 पेड़। परंतु प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग है, इसलिए पेड़ों की संख्या 3 का गुना होकर के प्राप्त होगी। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे कक्षावार, और क्या लिखा गया है, अनुभागवार
या अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या क्या होगी? 3, 6, 9, कहाँ तक? 12 पदों तक, यानी 12वीं कक्षा तक। अब उसको क्या चाहिए? कुल पेड़ों की संख्या, तो इनको सबको जोड़ लेंगे। कुल पेड़ों की संख्या बराबर 3 धन 6 धन 9 धन डेश 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 12 पदों तक जोड़ना है। तो इस प्रश्न को अब आगे आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है, हमने समझ लिया है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। SN वाला फार्मूला लगाइएगा, A का मान 3, D का मान 3 और N का मान 12 लिख करके आसानी से हल हो जाएगा। प्रश्न 18 है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए, ये एक चित्र दिखाई दे रहा है आकृति 5.4, इसमें बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए, एक बार केंद्र A लिया है, फिर दूसरी बार केंद्र B लिया है, इसी प्रकार से फिर इसको ले लिया है ना। बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर आगे वाला 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मतलब वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ऐसे ही कितने अर्धवृत्त वाले सर्पिल हैं? 13 सर्पिल हैं, और पाई का मान क्या लेना है? 22/7 लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें नीचे संकेत भी दिया है, ए बी केंद्रों वाले वृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 डैश इस प्रकार से L13 है। तो L1 की लंबाई क्या होगी? देखो, अर्धवृत्त की लंबाई जो है, अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई आधी परिधि के बराबर होगी, क्योंकि अगर कोई वृत्त पूरा वृत्त होता है तो उसकी पूरी सर्पिल की लंबाई जो है पूरी परिधि होती है। लेकिन हमारे पास जो A है, A यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया गया है, फिर B यहाँ से लेकर के यूँ खींचा गया है, इसलिए हमको अर्धवृत्ताकार सर्पिल चाहिए, जो कौन सा होगा? ये L1, केवल और केवल चित्र में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो ये क्या होगा? अर्धवृत्त की लंबाई है L1 पाई r। फिर इसको मैं R1 के देता हूँ, ठीक है, या फिर चलने देते हैं। L2 कितना है? पाई R2, तो त्रिज्या बदल गई इसलिए। L3 कितना है? पाई R3। तो इस प्रकार से जो वैल्यू मिलेगी हमको सर्पिल की कुल लंबाई, वो होगी पाई इन ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस L3, सॉरी R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो एक बार इसको स्टेप को बढ़ा देते हैं। L1 प्लस L2 प्लस डैश डैश कहाँ तक? L13 तक। अब इसमें जो वैल्यू भरेंगे L1 की, वो होगी पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डैश डैश प्लस पाई R13, या यूँ कह देते हैं 13 पदों तक। यहाँ लिख देते हैं 13 पदों तक। अब इसमें क्या करेंगे? पाई को कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश 13 पदों तक हमको मिलेगा। अब इसमें वैल्यू जब हम भरेंगे तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 0.5, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर प्लस डैश 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 13 पदों तक। तो अब क्या करेंगे हम?
22/7 हमारे पास है पहले से ही बाहर, इसको चलने देंगे। ठीक है, अंदर जो है वो एक AP बन रही है जिसका यहाँ पर प्रथम पद जो है 0.5 है और D भी 0.5 है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह स्पेस बना करके। A बराबर 0.5 है और D बराबर भी 0.5 है और N का मान हमारे पास 13 है। परंतु ध्यान रहे कि ये 22/7 जो है पहले से ही बाहर चल रहा है। फिर N का मान N/2 आएगा, योग करेंगे तो 13/2 इन ब्रैकेट 2 गुणित 0.5 धन 13 माइनस 1 और 0.5 हमारा ये सॉल्यूशन होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, 22/7 गुणित 13/2, आधे का डबल होगा तो 1 हो जाएगा, 13 में से 1 घटेगा, 12 गुणित 0.5 और 2 से 22 कटेगा 11 बार, 11 गुणित 13/7 और अंदर आएगा 12×5 60 यानी कि 6.0, तो 11 गुणित 13/7 गुणित 7, 7 से 7 काट लेंगे, 11 और 13 का गुणा होगा तो वो हम 13 और 11 का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सर्पिल की लंबाई मिल जाएगी 143 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्नीसवां प्रश्न है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली पंक्ति में या अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या पूछी है, n बराबर पूछा गया है। ठीक है, n बराबर हमसे पूछा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि nवां पद हमसे पूछा गया है। या यूँ कह लीजिए, पहली पंक्ति हम नीचे वाली कह रहे हैं तो सबसे आखिरी पंक्ति nवीं पंक्ति होगी, n पंक्तियां हम मान रहे हैं तो। ठीक है, और टोटल लट्ठे कितने हैं, यानी कि n पंक्तियों में रखे गए लट्ठों की संख्याओं का योग जो है, लट्ठों का योग जो है 200 संख्या है उनकी, और इनकी AP जो बन रही है वो क्या बन रही है, 20, 19, 18 है ना। इस प्रकार से n पदों तक हमने ये लिख लिया। तो यहाँ से A का वैल्यू मिला 20 और D का वैल्यू क्या मिला, -1 मिला, क्योंकि बार बार 1 कम होता जा रहा है। तो चूँकि SN बराबर 200, तो SN का मान है n/2 2A प्लस n-1 और D का मान है -1 और ये हमारा है 200। 200 में 2 का गुणा हो जाएगा इधर, और हम इसको लिख देंगे 40 -n धन 1 बराबर 400। इस 2 का गुणा हमने 200 में कर लिया, उधर भाग से इधर गुणा में आ गया। ठीक है, इसे आगे हल करेंगे तो n 40 और 1 हो जाएगा 41 -n बराबर 400। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 41n -n² बराबर 400। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इधर 0 400 और उधर आने पर प्लस का n² और माइनस का 41n, और इसको हम पूरी को इधर लिख देते हैं और n² पहले 41n प्लस 400 बराबर 0। अब ये हमारा एक वर्ग समीकरण आ गया है, इसको हमको हल करना है ताकि हमको कितना मिले, n का मान मिल जाए कि कितनी पंक्तियां इसमें हैं।
अब इसे हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं, पहले और आखिरी पद का गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 400 केवल गिनती का गलत है, फिर इसको 41 की 2 टुकड़े करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 100 हो गया, 50, 25 हो गया, 25 में 5 का भाग दिया, फिर 5 मिल गया और 5 का भाग दिया 1 मिल गया। तो देखिए 2 2 2 का गुणा करके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 5 में 25, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 गए, 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 41 हो रहा है। तो 41 को हम लिख सकते हैं 16 और 25। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज कर लिया है। इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं अब और आगे बढ़ते हैं। हमको क्या मिलेगा, हम अगली स्टेप ऐसे लिखेंगे, n² बराबर -16n -25n धन 400 बराबर 0। तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो n -16 और यहाँ से -25 कॉमन लेंगे, n माइनस यहाँ भी क्या जाएगा, 25 का भाग 400 में 16 बार जाएगा। अभी अपनों ने गुणनखंड किए ही है। तो n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0। तो या तो n माइनस 16 बराबर 0 होगा या n माइनस 25 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से n का मान हमको मिला 16 और n का मान मिला हमको 25। अब देखिए यहाँ n के 2 मान मिल गए हैं, तो लट्ठे तो कुल 200 हैं, तो हम इनको जमाएंगे तो ये हो सकता है कि 16 पर ही ख़त्म हो जाए या 25 तक चले जाए। तो हम पता लगाते हैं कि 16 पद होने पर या कितने लट्ठे होंगे और 25 पद होने पर कितने लट्ठे होंगे। देखिएगा, ध्यान से समझते हैं। 16वां पद अगर अपन निकालें, 16वां पद होगा a धन 15d। तो a का मान जो है, a का मान हमारे पास है 20 धन 15 गुणित ऋण 1, 20 माइनस 15 एकम 15 और 5 लट्ठे यहाँ पर प्राप्त होंगे। लेकिन यदि मैं 25वां पद निकालता हूँ, यानी कि 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो वो होगा a धन 24d। a का मान 20 है धन 24, d का मान ऋण 1 है, तो 20 में से 24 घटेगा तो ऋण 4 लट्ठे आएंगे। तो क्या लट्ठों की संख्या ऋण 4 हो सकती है? तो ये संभव नहीं है कि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं आएगी। जब लट्ठे खत्म हो जाएंगे तो और ऊपर माइनस में लट्ठे कैसे रखेंगे। अतः कुल 16 पंक्तियां होंगी और सबसे ऊपरी पंक्ति यानी कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे हैं। ठीक है, प्रश्न 20 है, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस नाम है उसका, में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। देखिए चित्र भी बना रखा है, यहाँ पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर एक आलू रखा गया है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। अब इसके बाद जो आलू रखे गए सारे के सारे 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यानी कि पहले यहाँ से चालू होगा मैटर, स्टार्टिंग यहाँ से होगी। पहला आलू लाया, वापस रखा, फिर दूसरे पे आए, उसको रखा, फिर तीसरे पर गए, उसको रखा। यानी कि पहला आलू रखने में हमको 5 मीटर जाना है, 5 मीटर आना है। ठीक है, दूसरे आलू के लिए फिर बाल्टी से चलेगी
5 और 3 8 मीटर चलेगी, वापस 8 मीटर आएगी, यानी कि 16 मीटर चलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो हम इसको हल कर रहे हैं कि आलू दौड़ में प्रत्येक आलू के लिए चली गई दूरियां क्या होंगी? पहले आलू के लिए 5 जाना 5 आना, यानी कि 10 मीटर। दूसरे आलू के लिए फिर क्या होगा? यहाँ से बाल्टी से चलेगी 5 तो पहले आलू तक पहुँची, वहाँ से दूसरे आलू के लिए 3 और पहुँची, तो 8 जाना 8 आना, यानी कि 16 मीटर। तीसरे आलू के लिए पहले आलू तक पहुँची 5, 3 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 आना और 11 जाना, यानी कि 22 मीटर। इस प्रकार से कहाँ तक? 10 आलू के लिए यही क्रम जारी रहेगा। तो इसमें क्या बन रहा है? एपी बन रही है, जिसमें 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, ये कहाँ तक जाना है उसको? 10 पदों तक जाना पड़ेगा। इसको हम ये लिख देते हैं 10 पदों तक। अब इसमें क्या करना है? जोड़ना है। तो पहला पद है 10 मीटर, सार्वअंतर है 6 मीटर और n का मान है 10। अतः कुल चली गई दूरी, कुल दूरी क्या होगी? S 10 बराबर 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 गुणित d का मान 6। 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 दूना 20, 9 छंग 54 लिख देते हैं सीधा ही। 10 में से 1 घटाने पर 9 आएगा, 9 छंग 54, 54 और 20 हो जाएगा कितना? 74। 74 में 5 का गुणा कर लेंगे तो 4 5 20 और 20 का 0 हासिल 2, 4 28, 28 और 2 30। 300 मीटर उसको चलना पड़ेगा 10 ही आलू लाने के लिए। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली पूर्ण होती है। आप उदाहरण भी हल करें, वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रत्येक सवाल के हल की इमेज आपको उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।